नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सर एक बार फिर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आपके लिए एक MCQs करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आया हूं और आने वाले एग्ज़ाम्स में ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, जम के तैयारी करें और दम से आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो अपना। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्मित जहाज अरनाला का जलावतरण किया गया है, किस स्थान पर किया गया है दोस्तों? चलिए देखते हैं, इसको जानते हैं। दोस्तों, भारतीय नौसेना के स्वदेशी जहाज अरनाला का जलावतरण किस जगह पर किया गया है दोस्तों? ये स्थान है चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में इसका जलावतरण किया गया है नौसेना के लिए। दोस्तों, अरनाला क्या है मैं आपको बता देता हूं। अरनाला जो है दोस्तों एक एंटी सबमरीन है। ये एक एंटी सबमरीन यानी कि एक एंटी सबमरीन है। इसका मतलब है कि ये अपने जो दुश्मन सबमरीन होगी, पनडुब्बी होगी, उसको वहीं समुद्र में ही उनकी कब्र बना देगी। और मैं आपको बता दूं कि अरनाला इसका नाम जो पड़ा है वो महाराष्ट्र में एक द्वीप है। महाराष्ट्र का एक द्वीप है अरनाला, एक द्वीप है अरनाला। दोस्तों, अरनाला जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित है। उनका एक खास केंद्र था अरनाला छत्रपति शिवाजी महाराज का, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस स्वदेशी एंटी सबमरीन का नाम जो है वो अरनाला रखा गया है। दोस्तों, इसके 80% जो पार्ट्स हैं वो स्वदेशी हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो किस शहर में चलाई जाएगी? दोस्तों, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो हुगली नदी पर कोलकाता में चलाई जाएगी। और कहाँ बनाई जाएगी? इसको हुगली नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, 2023 में ऐसी आशा की जा रही है कि 2023 में लोग इस अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का मज़ा ले सकेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये दोस्तों हावड़ा से महाकरण मेट्रो स्टेशन के बीच चलाई जाएगी। दोस्तों, हावड़ा से महाकरण मेट्रो स्टेशन के बीच में ये अंडर वाटर ट्रेन चलाई जाएगी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय में पहली बार किस भारतीय नेता की प्रतिमा स्थापित की गई है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में एकमात्र और पहली बार भारतीय नेता की जो स्टैचू स्थापित की गई दोस्तों, वो है हमारे महात्मा गांधी के इस स्टैचू को जो यहाँ से बनाई गई है, इंडिया से भेजी गई है बना के, और इसको बनाने वाले वही हैं शिल्पकार जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार हैं। दोस्तों, तो उन्होंने ही इस महात्मा गांधी की अवाक्ष प्रतिमा को बनाया है। और इस मौके पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव गुटरेस भी मौजूद थे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने विश्वविद्यालय में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी? दोस्तों, बहुत बड़ा संकट है ये, जहां पूरा विश्व महिला सशक्तिकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। महिलाओं की स्वतंत्रता चारों तरफ देखी जा रही है। महिला सशक्तिकरण पे कार्य चल रहे हैं सब देशों में। वहां अफगानिस्तान में महिलाओं की स्थिति बद से बदतर हो चली है। और ये वो देश है अफगानिस्तान जहां पर वर्तमान में तालिबानी सरकार है। ये सभी जानते हैं तालिबानी सरकार है। और वहाँ स्थिति अब ये हो गई है दोस्तों कि पहले तो कुछ इस तरह के फरमान जारी किए गए थे इस तालिबानी सरकार द्वारा कि वहाँ जो लड़कियाँ पढ़ेंगी वो लड़के और लड़कियाँ अलग अलग क्लासों में पढ़ेंगी। लड़कियाँ जो होंगी वो बुर्खा पहन के ही जाएंगी। इसके अलावा लड़कियों को पढ़ाने वाले या तो महिलाएं टीचर होंगी या बुजुर्ग टीचर होंगे। पुरुषों के लिए भी इस तालिबानी सरकार ने कुछ ऐसी चीज़ें जारी की थी जैसे
टोपी लगाना, दाढ़ी बढ़ा के रखना, आदि आदि चीज़ें। अब महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी पर के प्रवेश पर ही रोक लगा दिया है और अब महिलाएं वहाँ की जो हैं वो 1 से 6वीं तक ही शिक्षा प्राप्त कर पाएंगी दोस्तों। बाकी सारी पढ़ाई पर रोक लगा दी गई है। ये आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी स्वतंत्रता है महिलाओं के लिए और कितना ज़्यादा महिला सशक्तिकरण पे काम चल रहा है, लेकिन तालिबान यानी अफगानिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अमेरिका के प्रसिद्ध फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान किसको मिला है दोस्तों? तो पहला स्थान मैं आपको बता दूं दोस्तों, पहला स्थान जो दिया गया है दोस्तों वो मिला है उर्सुला वॉन डेर लेयन को मिला है। उर्सुला वॉन डेर लेयन को मिला है। ये कौन है दोस्तों? ये यूरोपियन आयोग है, ये उसकी अध्यक्ष हैं दोस्तों। ये यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष हैं। ये इस सूची में इनको पहला स्थान क्यों दिया गया है? इसका कारण ये है दोस्तों कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने बहुत विशेष भूमिका इन्होंने निभाई थी अपनी, और इसके साथ साथ कोरोना महामारी के दौरान इनका जो मैनेजमेंट था, इनके जो प्रयास थे, उसके लिए इनको इस फोर्ब्स पत्रिका ने पहला स्थान दिया है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें दूसरे स्थान पर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष जो हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, उनको दूसरा स्थान दिया गया दोस्तों। जबकि तीसरे स्थान पर अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं दोस्तों। इस सूची में भारत की भी 6 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें निर्मला सीतारमण भारतीय महिलाओं में सबसे उच्च स्थान पर मौजूद हैं। इस क्वेश्चन के बारे में मैं अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन कौन सी भारतीय महिलाएं शामिल हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पिछला वीडियो देखें जरा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2022 से 27 तक किस योजना को लॉन्च किया गया है? तो मैं आपको बता दूं, साक्षरता बढ़ाने के उद्देश्य से दोस्तों भारत सरकार ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है, जो 5 वर्षीय प्रोग्राम होगा। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम दोस्तों, इसमें 15 वर्ष से या उससे अधिक उम्र के लोगों को साक्षर बनाने का उद्देश्य रखा गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दिव्य कला मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों दिव्य कला मेला जो है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मैं आपको बता दूं, दिव्य कला मेला जो है दोस्तों, ये दिव्यांग उद्यमी यानी कि व्यापारियों और कारीगरों के लिए था। नाम जैसा उसी तरह से काम भी है। दिव्य कला मेला 2022 नई दिल्ली में आयोजित हुआ दोस्तों। ये दिव्यांगजनों के, जो दिव्यांगजन होते हैं, वो दिव्यांगजन जो उद्यमी हैं यानी व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और इसके अलावा जो कारीगर हैं, उनको अपनी शिल्प कला, अपने व्यापार के हुनर दिखाने का एक मौका मिला। इसमें 100 से ज़्यादा दिव्यांग बिजनेसमैन ने भाग लिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ग्लोबल बैंकिंग समिट भारत के किस बैंक को बैंकर्स ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? दोस्तों ग्लोबल बैंकिंग समिट जो है वो लंदन में आयोजित हुआ था दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल बैंकिंग समिट है दोस्तों, ये लंदन में आयोजित किया गया था, और इसमें बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड भारत के संबंध में कैनरा बैंक को दिया गया दोस्तों। भारत के संबंध में यानी भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का अवार्ड जो मिला वो कैनरा बैंक को मिला दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि ये जो अवार्ड है ग्लोबल बैंकिंग समिट द्वारा जो दिया जाता है, बैंकर्स
बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। इसको बैंकों का ऑस्कर अवार्ड कहते हैं दोस्तों। बैंकों का ऑस्कर अवार्ड इसको कहा जाता है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस देश ने हाल ही में ब्लाइंड T20 2022 जीता है दोस्तों? हाल ही में किस देश ने ब्लाइंड T20 2022 जीता? दोस्तों ब्लाइंड T20 भारत ने तीसरी बार ये विश्व कप ब्लाइंड T20 यानी कि नेत्रहीनों का जो क्रिकेट विश्व कप होता है वो तीसरी बार जीता है। और किसको हराकर दोस्तों? बांग्लादेश को हराकर भारत की जो नेत्रहीनों की टीम है उसने तीसरी बार ये खिताब जीता है। और ये टूर्नामेंट का आयोजन भारत में ही किया गया था दोस्तों। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारत में किया गया था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? दोस्तों नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं वो पुष्पकमल दहल प्रचंड बनाए गए हैं। पुष्पकमल दहल प्रचंड पहले भी नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ये इन्होंने किसको हराया है, यानी ये किसका स्थान लेंगे? दोस्तों ये लेंगे शेर बहादुर देउवा। ये दोस्तों शेर बहादुर देउवा का स्थान लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच में संगम युद्धाभ्यास हुआ? दोस्तों भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच में यह युद्धाभ्यास हुआ? दोस्तों भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य में यह युद्धाभ्यास किया गया दोस्तों मैं आपको बता दूं इस युद्धाभ्यास को सबसे पहले 1994 में आयोजित किया गया था और भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के मध्य ये होता रहा है। इसमें भारत के जो नौसेनाओं के जो मार्कोस स्तर के जो सैनिक होते हैं और अमेरिका की नेवी सील्स ने इसमें भाग लिया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया? दोस्तों मानव को ले जाने वाले पहले ड्रोन का नाम जो है वो वरुण रखा गया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रोन बनाया गया है इसकी कैपेसिटी 100 kg भार को ले जाने की है, यानी ये एक व्यक्ति को आसानी से ले जा सकता है दोस्तों। और इसका उपयोग जो है विशेष रूप से कहाँ होगा? जहाँ दुर्गम स्थान होंगे उस जगह पर जहाँ आसानी से हेलीकॉप्टर, बड़े हेलीकॉप्टर ना भेजे जा सकें, उस जगह पर दवाइयाँ या और ज़रूरी सामान को ले जाने का ये काम बखूबी करेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला और विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो हजीरा गुजरात में आयोजित की, हजीरा गुजरात में लगाया जा रहा है। कौन लगा रहा है इसको? इसको लगा रहा है दोस्तों रिलायंस। इसको रिलायंस कंपनी लगा रही है, यानी इसको लगाने वाले जो हैं वो मुकेश अंबानी हैं। दोस्तों जो फाइबर प्लांट होता है मैं आपको बता दूं इस फाइबर प्लांट का जो उपयोग होता है वो ऊर्जा के नवीकरणीय ऊर्जा में इस कार्बन फाइबर का उपयोग होता है। ऊर्जा के नवीकरणीय जो प्लांट होते हैं उनमें इसका उपयोग होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल देशों में शामिल होने वाला 56वां राष्ट्र कौन सा बन गया? दोस्तों ये जो 56वां राष्ट्र अभी हाल ही में बना है वो बना है टोगो। ये एक दोस्तों द्वीप है टोगो और ये हाल ही में 56वां राष्ट्र बना है राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाला। दोस्तों राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई थी मैं आपको बता दूं वो 1949 के लंदन घोषणा पत्र के 1949 में लंदन घोषणा पत्र के द्वारा की गई। अब
राष्ट्रमंडल क्या है दोस्तों? राष्ट्रमंडल जो है ये उन देशों का समूह है जो ब्रिटेन के कभी उपनिवेश रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन पर जिनका अधिकार रहा है, जो ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं, ब्रिटेन की दास्तां जिन्होंने झेली है, वो राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। किस देश के द्वारा राशिद नाम से अपने पहले चंद्र रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? दोस्तों हाल ही में यूएई ने यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अपने पहले चंद्र रोवर को लॉन्च भी कर दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसके पूर्व जो यूएई है वो मंगल अभियान की भी घोषणा कर चुका है और आगे आने वाले वर्षों में शुक्र जो है, शुक्र पे भी अपना एक जो है रॉकेट लॉन्च मतलब जो उपग्रह भेजेगा। मैं आपको बता दूं कि 2117 तक यूएई का प्लान है दोस्तों कि चंद्रमा पर लोगों को उतारा जाए। आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर अलाइव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों अंबेडकर अलाइव पुस्तक जो है वो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी है। दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी है। शशि थरूर जो है वो पूर्व कांग्रेस की सरकार में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री थे और अब वर्तमान में ये ज़्यादातर पुस्तकें लिख रहे हैं। और अंबेडकर अलाइव डॉक्टर अंबेडकर की एक जीवनी है। दोस्तों किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना को वित्त वर्ष 2022-23 में मंजूरी दी गई? दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई है। दोस्तों यह जयपुर से शुरू की गई। दोस्तों जयपुर स्टेट में, यहाँ के जयपुर के जो यहाँ की राजधानी है जयपुर, वहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मैं आपको बता दूं कि ये योजना, इस योजना के तहत 1 से 8 तक के छात्रों को, माने बालकों को, जो छात्र हैं वो बालक छात्रों को मुफ्त दूध दिया जाएगा या दिया गया। दोस्तों इस मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत 1 से 5 तक और 6 से 8 तक यानी कि कुल 1 से 8 तक के छात्रों को मुफ्त दुग्ध उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उनको बेहतर पोषण मिल सके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सिंधु दर्शन यात्रा जो है दोस्तों वो सिंधु नदी के किनारे लेह लद्दाख में किया गया। दोस्तों लेह लद्दाख में किया गया। सिंधु दर्शन यात्रा क्या है दोस्तों? ये सिंधु नदी के किनारे जो जून के महीने में पूर्णिमा पड़ती है उस दिन वहाँ पर जो विभिन्न धर्मों के लोग हैं, स्पेशली या विशेषकर जो सिंधी लोग हैं वो सिंधु नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं और अपनी संस्कृति और इन सब चीज़ों को, अपनी मान्यताओं को वहाँ पर मानते हैं, मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत 1994 में LK आडवाणी द्वारा की गई थी, या लाल कृष्ण आडवाणी में सबसे पहला सिंधु दर्शन यात्रा शुरू की गई थी 1994 से। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने अपने यहाँ पर एक मेट्रो ट्रेन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा है? दोस्तों देख रहे हैं आप कि इंडिया किस तरह से तेज़ी से बदल रहा है। कभी कोई विदेश में सम्मान दे रहा है, कभी कोई सर्वश्रेष्ठ महिलाओं की सूची में शामिल किया जा रहा है हमारे देश की महिलाओं को, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी लंदन में कुछ सम्मान दिया जा रहा है, अलग अलग तरीके से। चलिए खैर, ये देश जो है वो तो हमारा शुरू से ही मित्रता रही है
से महात्मा गांधी का जो नाम पर मेट्रो स्टेशन है दोस्तों, यहाँ पर मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है और वो है मॉरिशस के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के सम्मान में रखा है। दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो प्रवींद्र कुमार जगन्नाथ हैं और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि वहाँ के जो मेट्रो स्टेशन का नाम है वो हमारे महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो सेशन की तरफ बढ़ते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया? दोस्तों ये फ्रांस जो फाइनल खिताब था वो अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में खेला गया। तो जो फ्रांस के जो अर्जेंटीना के कप्तान थे लियोनेल मेसी, उनको टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया। दोस्तों ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई? फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में। किसने जीता दोस्तों? अर्जेंटीना ने। किसने जीता? अर्जेंटीना ने। किसको हराया? फ्रांस को हराया दोस्तों। अच्छा, अगर ये पूछा जाए दोस्तों कि गोल्डन बूट का अवार्ड यानी कि सबसे ज़्यादा गोल करने का अवार्ड, गोल्डन बूट का अवार्ड उसी मिलता है जो सबसे ज़्यादा गोल करता है, तो ये थे दोस्तों फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे। किलियन एम्बाप्पे को सर्वश्रेष्ठ गोल करने का खिताब यानी कि सबसे ज़्यादा गोल करने का खिताब यानी गोल्डन बूट का अवार्ड मिला था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की वह एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसका नाम फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली विश्व की 25 महिला खिलाड़ियों में शामिल किया गया। दोस्तों भारत की एकमात्र खिलाड़ी हैं जो फोर्ब्स की 25 सबसे ज़्यादा मैच फीस लेने वाली खिलाड़ियों में शामिल है। दोस्तों वो है हमारे पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है दोस्तों इस लिस्ट में 12वें स्थान पर है। 12वें स्थान पर पीवी सिंधु को रखा गया है। दोस्तों इस सूची में पहला स्थान यानी प्रथम स्थान पर है दोस्तों जापान की नाओमी ओसाका। जो नाओमी ओसाका हैं वो टेनिस खिलाड़ी हैं, लॉन टेनिस खेलती हैं दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि ये जापान की खिलाड़ी हैं और ये सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे स्थान पर सेरेना विलियम्स हैं, अमेरिका की टेनिस खिलाड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया? दोस्तों पहला वीर बाल दिवस मैं आपको बता देता हूं, जो 9 जनवरी था दोस्तों। 9 जनवरी को 2022 को नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, प्रकाश पर्व के दिन यानी कि गुरु गोविंद साहब जो थे उनके जयंती पर प्रकाश पर्व मनाया गया था दोस्तों। और उसी समय इन्होंने घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों वीर बाल दिवस क्यों मनाया जाएगा, क्या इसका कारण था? मैं आपको बता दूं कि जो सिखों के अंतिम गुरु थे, 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब दोस्तों, उनके 4 पुत्र थे और चारों पुत्रों को इसी समय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की गई कि उनके चारों पुत्रों की शहादत का जो सही सम्मान है वो 9 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में मनाकर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 9 दिसंबर को जो उनके गुरु गोविंद साहब के जो 2 लड़के थे उनको मुगलों द्वारा फांसी दे दी गई थी, उनकी हत्या कर दी गई थी 26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर को ही उन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई और मनाया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस पुलिस बल के लिए प्रहरी ऐप को लॉन्च किया गया? दोस्तों प्रहरी ऐप जो लॉन्च किया गया है, आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं अपना। प्रहरी, तो प्रहरी कौन होता है? तो सीमा पर होते हैं। तो सामान्य तौर पे बीएसएफ जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको लगाया जाता है। तो प्रहरी ऐप बीएसएफ को के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें जो बीएसएफ के जवान होंगे दोस्तों, वो जो अपनी छुट्टियां हैं, अपने आवास हैं, अपने आयुष्मान सीपीएफ है, इन सब की जानकारी आसानी से ले सकेंगे। दोस्तों
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्थानों के बीच चलाए जाने के लिए हरी झंडी दिखाई गई। दोस्तों जो पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है दोस्तों, वो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। दोस्तों भारत की जो पहली वंदे भारत ट्रेन है वो वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में 2019 में चलाई गई थी। दोस्तों वर्ष 2019 में बनारस यानी वाराणसी और नई दिल्ली के बीच में पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी दोस्तों। और हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो पहली वंदे भारत ट्रेन है वो हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में चलाई गई। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच का जो सफ़र है अभी 10.5 घंटे में तय किया जाता था, लेकिन अब ये सफ़र जो है दोस्तों वो मात्र 7.5 घंटे में तय किया जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है इसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर की है दोस्तों। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी टॉप स्पीड है दोस्तों। वास्तव में ये ट्रेन जो है वो शताब्दी को रिप्लेस करने के लिए चलाई गई है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी क्लाइमेट चेंज प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को क्या स्थान मिला है या कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत का 2022 में 10वां स्थान था और अब भारत ने 2 स्थान छलांग लगाते हुए ये 8वां स्थान प्राप्त किया है इस बार। यानी 2023 में जारी जो क्लाइमेट चेंज प्रदर्शन सूचकांक है इसमें भारत 8वें स्थान पर है। मैं आपको बता दूं कि भारत G20 देशों में एकमात्र देश है जो टॉप 10 में शामिल है दोस्तों। भारत जो है G20 देशों की लिस्ट में एकमात्र देश है जो शामिल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत जो है विश्व की जो 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें भी भारत एकमात्र देश है जो इस टॉप 10 में शामिल है दोस्तों। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो है वो भारत से ऊपर मैं आपको बता दूं कि पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर इस सूचकांक में कोई भी देश नहीं आया है। इस सूचकांक में किसी भी देश को पहला, दूसरा, तीसरा स्थान नहीं मिला है। मैं आपको बता दूं जबकि चौथे, 5वें, 6वें, 7वें स्थान पर भारत से 4 देश और आगे हैं। उनमें जो है वो डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को है। फिर से बताता हूँ, भारत से ऊपर मात्र 4 देश हैं। उनमें से डेनमार्क सबसे ऊपर, फिर इसके बाद स्वीडन, फिर चिली, फिर मोरक्को और उसके बाद भारत। जबकि ये चारों देश जो हैं वो काफ़ी छोटे देश हैं। इस हिसाब से भारत का प्रदर्शन बहुत अच्छा है इस बार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता। दोस्तों एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप जो थी वो दोहा में आयोजित की गई। दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ एशियाई बिलियर्ड चैंपियनशिप का, और इसको जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं पंकज आडवाणी। इन्होंने अपने ही देश के खिलाड़ी ध्रुव सितवाला को हराया। किसको हराया दोस्तों? ध्रुव सितवाला को, अपने ही देश के खिलाड़ी को हराया। मैं आपको बता दूं कि ये जो पंकज आडवाणी का 8वां एशियाई 8वां एशिया का टूर्नामेंट है जिसको इन्होंने जीता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2026 किस देश की मेजबानी में आयोजित होंगे दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि ये ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में आयोजित किए जाएंगे दोस्तों, क्वींसलैंड में। क्वींसलैंड में इनका आयोजन ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होगा। मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो होंगे वो ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में होंगे। जबकि हाल ही में 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुए थे दोस्तों? वो लंदन, इंग्लैंड में हुए थे। लंदन,
इंग्लैंड में हुए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप पर रहा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक जानकारी और दे देता हूं दोस्तों, भारत राष्ट्रमंडल खेल 2030 की दावेदारी करेगा दोस्तों, और भारत में इसके पहले भी वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए जा चुके हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देश में पहली बार किस राज्य में विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया है दोस्तों? ये जो है वो उत्तर प्रदेश में ऐसा किया गया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में अब विधानमंडलों में महिलाओं के लिए एक दिन सुरक्षित होगा, जिसमें वह अपनी बात रख सकेंगी, यानी कि महिला जो हैं वो अपने मुद्दों को एक दिन उठा सकेंगी। उसमें कोई भी पुरुष विधायक जो है उसको बाद में वरीयता दी जाएगी, पहले महिलाओं को वरीयता देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? दोस्तों, भारत के नए चुनाव आयुक्त जो हैं वो अरुण गोयल बनाए गए हैं। अरुण गोयल जो हैं वो पूर्व आईएएस हैं पंजाब कैडर के। दोस्तों, ये पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस हैं और हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार 2022 जो है वो स्वस्ति सिंह को दिया गया है। स्वस्ति सिंह कौन है दोस्तों? ये साइकिलिस्ट है दोस्तों, ये साइकिलिस्ट है, यानी कि साइकिलिंग एक गेम होता है तो उसी से संबंधित है ये। स्वस्ति सिंह जो हैं वो एक साइकिलिस्ट हैं और एक उभरती हुई भारत की खिलाड़ी हैं दोस्तों, जिन्हें एकलव्य पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, एकलव्य पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? ओडिशा सरकार द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। चलिए, ये वीडियो आज हमारा यहीं तक रहता है और कोशिश करूँगा कि अगला वीडियो में स्टैटिक जीके के ऊपर लेके आऊँ और आपको बेहतर क्वेश्चन से रूबरू कराऊँ दोस्तों। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत हेल्पफुल होगा अपकमिंग एग्ज़ाम जो है, स्पेशली एसएससी जीडी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, जल्दी मिले। जय हिंद दोस्तों।